हम्म। हेलो। तो हमने जो सेल में पढ़ा था, वो सेल में क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि सेल क्या है। हमने ये भी देखा था कि कैसे कैसे साइंटिस्ट ने सेल की खोज करने के लिए, है ना, टाइम बिताया और बहुत अच्छे से खोज किया। सबसे पहले डेड सेल का खोज किया। किसने खोज किया? डेड सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद लिविंग सेल का किया। किसने किया? एंटोनी वन लीवेनहुक ने। उसके बाद आया 1800 ईस्वी, जहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो छोड़ो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या हुआ, अच्छे से इन्वेंशन होना शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप जो है वो एडवांस होते गए, और जैसे ही माइक्रोस्कोप एडवांस हुए, हम सेल के अंदर क्या देख पाए? न्यूक्लियस देख पाए। क्या देख पाए? न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन पहला था जो न्यूक्लियस को उसने देखा था, और डिस्कवरी उसी के हाथ फिर लग गया। फिर न्यूक्लियस को देखने के बाद एक आया परकिंजी, जिसने क्या टर्म दिया? प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। उसके बाद आया स्लेडन एंड स्वान आया, जो कि क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। स्लेडन एंड स्वान ने बोला क्या कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पर ये नहीं बता पाया था कि आखिर ये जो सेल्स है ये आए कहां से। आखिर ये जो सेल्स है वो आए कहां से। तो उसको एक्सप्लेन किसने किया था? रुडोल्फ वर्चो ने एक्सप्लेन किया था। कब किया था? 1855 में एक्सप्लेन किया था। तो रुडोल्फ वर्चो ने एक्सप्लेन किया इसको कि आखिर ये सेल्स आए कहां से। इसने ये टर्म दिया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये लाइन बोला, इसका मतलब ही क्या होता है? All cells are arise from pre-existing cells, यानी कि सारे के सारे सेल्स जो कहां से आए हैं? पहले से ही जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं वहीं से डिवाइड होकर आए हैं। तो ये इन सब की बातें हमने कर लिया था। हमने क्वेश्चन भी कर लिया था, है ना, कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्सटेंडेड सेल थ्योरी, तो वो किसने किया था? रुडोल्फ वर्चो ने किया था। फिर हमसे ये पूछा गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by, किसने किया था? रुडोल्फ वर्चो ने किया था। और इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़े थे। हमने ये भी देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल नंबर पर बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, है ना। किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को ले लें, किसी बड़े ऑर्गेनिज्म को ले लें, दोनों में सेल नंबर का बहुत ज्यादा अंतर होगा। यूनिसेलर मल्टीसेलर हो जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। तो इन सब चीजों पे बात हमने कर लिया था। हमने ये सब पॉइंट के बारे में भी बात किया था कि कैसे कैसे यूनिसेलर और मल्टीसेलर जो है आपस में बहुत सारा अंतर रखते हैं, है ना, बहुत अंतर रखते हैं। फिर हमने ये भी बात किया था कि सेल शेप जो होता है वो अलग अलग होता है, डिपेंडेंट ऑन कि उनका क्या फंक्शन है। क्या फंक्शन है उसके बेसिस पे क्या होता है? सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जिसका जैसा काम उसका वैसा स्ट्रक्चर, है ना, वैसा उसका नाम वैसा उसका स्ट्रक्चर। क्या यहां तक बात क्लियर था? हाँ। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं यहाँ पर साइज के बारे में। किसके बारे में? साइज के बारे में। तो साइज के बारे में हम ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? पपलू। क्या बोलते हैं? पपलू। पपलू मतलब यहां पर क्या हम बोल रहे हैं? पपलू मतलब हम बोल रहे हैं PLO। इसका मतलब क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। इसका मतलब यही होता है। और ये जो पपलू है ना, ये ऐसा दिखता है। कैसे दिखता है? ऐसा, जिसको माइकोप्लाज्मा भी बोल रहे हैं, है ना, माइकोप्लाज्मा भी बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा दिखता है। तो ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है, दुनिया का सबसे छोटा सेल है। और अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा सेल के बारे में, तो वो होता है ऑस्ट्रिच का एग, है ना। ये एक ही सेल है पूरा का पूरा, इसमें इसे पूरा का पूरा इसमें एक ही सेल है, पर ये बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे इसको कंपैरिजन किया गया नॉर्मल एग से, है ना, नॉर्मल मुर्गी का एग से कितना ज्यादा बड़ा है ये। नॉर्मल मुर्गी का एग इतना छोटा है और ये ऑस्ट्रिच का अंडा इतना बड़ा है। तो छोटा सा अगर अंडा लेते हैं मुर्गी का, तो उसके सामने ऑस्ट्रिच का अंडा इतना बड़ा निकलता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। इसी तरह से हम कंपैरिजन करके ये याद रख सकते हैं कि अगर पूछे कि वर्ल्ड
सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का एक, और बोला जाए सबसे छोटा सेल तो माइकोप्लाज्मा, जिसको एक और नाम क्या है, पपलो नाम है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जल्दी से इस चीज को नोट कर लो। तो हमने इस चीज को पूरे अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन चेंज इट्स शेप। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा सेल है जो कि अपना शेप को चेंज कर सकता है? मसल सेल? नहीं, ये चेंज नहीं कर सकता। बोन सेल? ये तो बिल्कुल भी नहीं। अमीबा? हाँ, ये चेंज कर सकता है। न्यूरॉन चेंज नहीं कर सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा का कुछ इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है ना, और ये अपना शेप आराम से चेंज कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। इसका मतलब होता है कि अपने साइटोप्लाज्म को इधर उधर फैलाकर अपना शेप को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जस्ट लाइक कि हमने वाटर कहीं पर डाला है ना, वो अपना शेप कुछ बन गया, और हमने खेल खेल में उंगली से उसको वाटर को क्या करते हैं, कभी इधर मिलाते कभी इधर मिलाते, तो क्या उसमें शेप चेंज होता नजर आता है? बिल्कुल ऐसे ही अमीबा जो है अपने साइटोप्लाज्म को अंदर से धकेल कर फैलाकर वो अपना शेप को चेंज करता है। बिल्कुल इसी तरह से करता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिविंग सेल। कौन सा ऐसा है जो सबसे बड़ा सेल है? अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले, कौन है? ऑस्ट्रिच एग। कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। सेल आखिर किस चीज से बना है और उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल क्या है? इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, देख रखा है, पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं, है ना। तो जो सेल बनता है वो ऑर्गेनली से बनता है। किससे बनता है? ऑर्गेनली से। बहुत सारे ऑर्गेनली मिलते हैं तब जाकर एक सेल बनता है। जैसे हम एक सेल लेते हैं, है ना, हमने ये सेल लिया, इस सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इस सेल में एक न्यूक्लियस होगा, है ना। ये क्या है? न्यूक्लियस। इस सेल में और भी कुछ चीजें होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ER, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इसको बोलते हैं ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ER भी दो टाइप का हो जाता है। किसी किसी पर राइबोसोम होता है, किसी किसी पर राइबोसोम होता है, तो उस वाले पार्ट को बोलते हैं RER। क्या बोलते हैं? RER। और किसी किसी पर राइबोसोम नहीं होता है तो उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? SER, है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके पास राइबोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं? RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑर्गेनल बनाते हैं। जैसे हमने एक बना दिया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ ऐसा सिक्का टाइप स्ट्रक्चर रखा हुआ है ना। क्या रखा हुआ है? सिक्का टाइप स्ट्रक्चर। इसको हम बोल देते हैं, क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो अब बोलता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर बात करता है कि आखिर सेल किस चीज से बना हुआ है। आखिर सेल किस चीज से बना हुआ है? तो ये बहुत सारे ऑर्गेनली से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे ऑर्गेनली से मिलकर बना हुआ है। इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें ER है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें प्लास्टिड है, इसमें वैक्यूल है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ है। पूछता है व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो हम पहले बात किए थे कि सेल बना होता है बहुत सारे ऑर्गेनली से, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनली से। और ऑर्गेनली बना होता है किस चीज से? हाँ, किससे बना होता है? मैक्रोमोलिक्यूल से, है ना। फिर ये बना होता है मॉलिक्यूल से, है ना।
फिर ये बना होता है एटम से, यानी सबसे बेसिक चीज क्या आ गया, एटम। बहुत सारे एटम मिलेंगे तो कुछ बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल, और ऑर्गेनली बनेगा बहुत सारे मैक्रोमॉलिक्यूल से, यानी इसमें बहुत सारे प्रोटीन होंगे, है ना, विटामिन से चीजें होंगी, है ना, कुछ ऐसा एसिडिक चीज होगा यानी इंजाइम होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें होंगे। तो हमें ये पता है ये सारी बातें कि इस तरह से सेल बनता है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। तो एक बार हम डायग्राम भी बना लेंगे, एक सेल का डायग्राम बना लेंगे, है ना, ये वाला सेल का डायग्राम बना लेंगे। एक बार टॉपिक देके एक बार ये बना लेंगे, तो नोट कर लो। चलो चलो इसको नोट हो गया। अब इस आगे बढ़ते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ सेल्स में आते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ सेल्स में यहाँ पर कुछ एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल है। तो ये प्लांट सेल है ना, ये दिख रहा है साफ है, साफ प्लांट सेल है, क्योंकि जहां पर तुमको सेल वाल दिख जाए तुम ये कंफर्म वाली बात समझ लेना कि वो एनिमल सेल तो नहीं है, क्योंकि सेल वाल कभी एनिमल सेल में हो ही नहीं सकता। सेल वाल जब होगा तो हो सकता है वो बैक्टीरिया हो सकता है वो क्या हो, प्लांट हो, और हो सकता है वो फंगस हो, पर वो एनिमल सेल कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, इसमें क्या है, ये प्लांट का सेल है। क्यों है प्लांट का सेल है, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, ना ही फंगस के पास क्लोरोप्लास्ट होता है ना, और ना ही बैक्टीरिया के पास होता है। तो ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, ऑर्गेनल क्या क्या होता है। तो एक तो सबसे बाहरी होता है सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल, सबसे बाहर का लेयर होता है सेल वॉल। सेल वॉल का काम है प्रोटेक्ट करना। क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव लेयर। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के आगे पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉस्फोलिपिड से बना होता है ना। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के दिन आया था जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहे थे, चलो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, है ना। तो फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर होता है और मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है ना, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर बोलने का मतलब कि क्या हो सकता है, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। जैसे अगर हमारे स्किन को ऐसे पकड़ के देखें तो कभी ऐसा स्ट्रक्चर है ना, जैसे चाहे वैसे शेप हम इसको, है ना, पोर्सली कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। पर हम प्लांट का अगर स्किन की बात करें, यानी प्लांट का स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसको हम इस तरह से नहीं करेंगे। वो अगर ऐसे करेंगे या तो टूट जाएगा, है ना, टूट के अलग हो जाएगा, पर वो फ्लेक्सिबल जल्दी नहीं होगा, है ना। मैच्योर प्लांट के बारे में बात करें, कई कई एरिया फ्लेक्सिबल थोड़ा बहुत होता है, पर वो उतना नहीं होता जितना एनिमल सेल का होता है, क्योंकि एनिमल सेल के पास सिर्फ और सिर्फ होता है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल भी होता है। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर तो है, पर उसके ऊपर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल हार्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, तो उसको फ्लेक्सिबल होने नहीं देता। तो ये बात क्लियर हो गया। फिर नीचे आता है वैक्यूल। क्या आता है, वैक्यूल आता है। तो वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो लार्ज वैक्यूल, देखो प्लांट में क्या दिख रहा है, एक लार्ज वैक्यूल दिख रहा है। तो लार्ज वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, है ना। लार्ज वैक्यूल कहाँ पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा। तो ये लार्ज वैक्यूल हो गया। फिर नीचे आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसके पास एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। फिर उसके बाद यहाँ कुछ स्टोरेज, रेफाइड क्रिस्टल, ब्रूस क्रिस्टल क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है ना। तो ये स्टोरेज पार्टिकल है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमें पता है, बताओ क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। तो यहां तक हमारी बातें क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जितना भी फ्लूइड तुमको दिख रहा है सब क्या होगा, साइटोप्लाज्म आएगा। क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनल होंगे सब क्या साइटोप्लाज्म में ही मिलेंगे।
हाँ, सब पक्की वाली बात है कि न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनल है सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलेंगे। तो ये हमारा बात क्लियर हो गया। फिर आता है अमाइलोप्लास्ट। कौन आता है? अमाइलोप्लास्ट। ये क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च को बनाकर रखता है, स्टार्च ग्रेन। फिर आता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिसके बारे में बात कर लिए। फिर ईआर के बारे में बात कर लिए हमने, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस होता है। फिर इसके बारे में स्मूथ ईआर, गोल्गी वेसिकल और राइबोसोम, ये सारा चीज होता है। इसका क्या करना है, एक बार डायग्राम अच्छे से बना लेना है। बुक में भी अच्छे से डायग्राम इसका दिया हुआ है, नहीं है तो वीडियो पॉज करके डायग्राम बना सकते हो। अब उसके आगे बात करते हैं हम लोग एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में? एनिमल सेल के बारे में। जब हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में रहेगा, उसमें भी था। एक आया सेंट्रियोल वर्ड आया, क्या आया? सेंट्रियोल, जो कि प्लांट में नहीं था, इसमें है। इसमें क्यों है? क्योंकि इसका काम होता है सेल डिवीजन में मदद करना। किसमें मदद करना? सेल डिवीजन में। आगे जाकर सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा, एक से दो हो जाएगा। तो इसमें मदद करता है कौन है? सेंट्रियोल्स मदद करता है। कौन करता है? सेंट्रियोल्स मदद करता है। फिर यहाँ पर आता है गोल्गी एपेरेटस, जो दोनों में ही होता है और इसका काम पैकेजिंग का काम होता है ना, फूड को क्या करेगा? पैक करने का काम करेगा। फिर आता है वैक्यूल, छोटा सा वैक्यूल इसमें हो सकता है ना, एनिमल सेल में कई बार नहीं होता है, कई बार होता है, लेकिन बहुत छोटा सा वैक्यूल होगा, क्योंकि बाकी जगह पूरा क्या रहता है? भरा हुआ रहता है, इसीलिए छोटा वैक्यूल रहता है। फिर यहाँ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर राइबोसोम आता है। और राइबोसोम के बारे में बात करें तो राइबोसोम जो होता है उसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दोनों में होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में होता है। तो देखा तुमने कि कुछ ही चीजें जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट है। जैसे सेल वॉल का एब्सेंट होना, क्या तुम्हें इस एनिमल सेल में कहीं भी सेल वॉल दिखा? कहीं भी सेल वॉल नहीं दिखा। तो सेल वॉल एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये बात का ध्यान रखना। इस वाले डायग्राम को भी बना लो, है ना, इस वाले डायग्राम को देखकर बना लो, पॉज करके वीडियो, या फिर बुक से भी देखकर बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? सेल वॉल से। तो सबसे ऊपर का लेयर से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर उसका क्या क्या फंक्शन है। तो हमने बात किया था सेल वॉल जो है नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। हाँ, हमने तो पहले ही बात कर लिया था। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होने के साथ साथ यहाँ पर फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसने क्या बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है? आउटर कवरिंग को। ध्यान दो, यहाँ पर हमने जब सेल बनाया था, ये जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? अब इसी के ऊपर कोई लेयर चढ़ गया तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? सेल वॉल। क्या बोल देते हैं? सेल वॉल। तो प्लांट सेल में देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक और लेयर आ गया, इसके ऊपर एक और लेयर आ गया, जिसको क्या बोल दिया हमने? सेल वॉल बोल दिया। क्या बोल दिया? सेल वॉल। तो बोल सकते हैं कि फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग बनाता है। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है। जैसे मान के चलो जिस शेप का सेल वॉल होगा, क्या वही शेप का हमको सेल दिखाई देगा? बिल्कुल सही वाली बात है ना। जैसा आउटर सरफेस होगा बिल्कुल वैसा ही हमको दिखाई देगा। जैसे हमको बात करें, हम एक बॉल ले आते हैं, है ना, एक कॉस्को बॉल ले आते हैं जिसके अंदर एयर भरा होता है, लेकिन वो हमें कैसा दिखता है? स्फीयर, क्योंकि उसका आउटर सरफेस कैसा है? स्फीयर के जैसा है, गोल है, पर अंदर में देखो तो खाली है, कुछ नहीं है, हवा है ना। पिचका देंगे उसे, हवा निकाल देंगे तो पिचक जाएगा। तो हमको जैसा आउटर सरफेस दिखेगा पूरा का पूरा, वैसा ही हमको शेप दिखेगा। तो जो सेल वॉल का शेप होता है, क्या हम बोल सकते हैं वही सेल का शेप होता है, चाहे अंदर जैसा भी हो, है ना। जो सेल वॉल का शेप होता है वही सेल का शेप होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेल वॉल ही वो चीज है जो सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो प्रोवाइड शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। अगला पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। अब चूंकि ये सेल वॉल बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये बाहर के इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से क्या करता है? बचाता है, प्रोटेक्ट करता है।
तो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है ना। कोई हल्का फुल्का या मारते उड़ते चला तो ऐसा नहीं कि टूट के गिर जाएगा, है ना। उसको कुल्हाड़ी से कोई काटने आएगा तब जाकर वो कटेगा, है ना। वो भी बहुत मेहनत से काटता है ना, क्योंकि वो बहुत मजबूत सेल वाल होता है उसके पास। तो आया भैया और नोचा तो ऐसा नहीं कि वो कट जाएगा, है ना। शेर नोच के ऐसे उसको क्या पेड़ गिरा देगा, नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। ये बात खत्म हो गया। फिर बोला जाएगा कि प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। हम बात करते हैं कि ये जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, क्या इनमें सेल वॉल होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो वो किस चीज का बना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में सेल वॉल क्या होता है? तो हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। पूछा जाए बैक्टीरिया में होता है? यस, प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट होता है। पूछा जाए फंजाई में होता है? यस, प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब इन एनिमल्स में क्या होता है सेल वॉल? अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। फिर पूछा जाए क्या वायरस में सेल वॉल होगा? नहीं। क्या होगा? अब्सेंट होगा। अब एक बात बताओ, हम बोलेंगे कि किस चीज से बना हुआ है, पहले वो एग्जिस्ट करेगा तभी तो बोलेंगे किस चीज से बना हुआ है। अब वायरस और एनिमल्स के पास सेल वॉल ही नहीं है, तो इसके बारे में बात करें कि किस चीज से बना हुआ है? नहीं बात करेंगे। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? बस इन तीनों के बारे में। तो जो ध्यान से सुनो, ये चीज याद रखना वाला बात है ना। बहुत बार एग्जाम में आ सकता है ना, एग्जाम में आ चुका है, स्कूल के एग्जाम में आता है, और प्लस ये आगे के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और वो किस चीज के बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं? सेलुलोज। बहुत बढ़िया, याद है तुम्हें, है ना। सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन से। किससे बना होता है? काइटिन से। और इन दोनों का तो सेल वॉल ही नहीं है, तो किसी चीज से बना हो ही नहीं सकता। तो हमें याद रखना है, प्लांट्स का बनेगा सेलुलोज से, है ना। बैक्टीरिया का बनेगा पेप्टिडोग्लाइकेन से, और फंजाई का बनेगा काइटिन से, है ना। फंजाई का बनेगा काइटिन से। क्या बात क्लियर है यहाँ पर, है ना। तो काम करो, इस सारे पॉइंट्स को, इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर नोट कर लो, है ना। सेल वॉल, इसका कंपोजिशन, और किसमें किसमें प्रेजेंट होता है, और वो किस किस चीज का बना होता है। हाँ, तो हमने अच्छे से समझ लिया सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के कंपोनेंट्स के बारे में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, अभी हमने पढ़ा है सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। ठीक है भैया, है ना। ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब हमें, है ना, इस तरह से क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि आखिर बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। हमें बोल दिया कि वायरस का सेल वॉल किससे बना होता है? किसी चीज से नहीं, अब्सेंट, है ना। वायरस पे तो सेल वॉल ही नहीं है, क्या है? अब्सेंट है। तो फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन से, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल, है ना। सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। अब उसके अंदर कौन आता है? सेल मेम्ब्रेन आता है। कौन आता है? सेल मेम्ब्रेन। तो अगला बारी है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। सेल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगा, है ना। स्ट्रक्चर वगैरह ये सब पढ़कर हमें फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बात यहां पर क्लियर है?